आज का जो विषय है वो विषय ये है, हम लोग साहित्य पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो शिक्षाविद बैठे हैं, दोनों शिक्षाविद से कि क्या कारण है कि बिहार और झारखंड से न सिर्फ लेबर का माइग्रेंट होता है, स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड हो। जिंदगी गति का नाम है, मौत का निश्चित काम है। तुम यह फलसफा समझ लो, तुम यह फलसफा समझ लो, सुबह ही लाती शाम है। संशय कहीं न भरने दो, पास तिमिर न विचरने दो, मन में डर न घरने दो। नमस्कार, अपनों की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राजीव शर्मा आप सभी को आज जिन विषयों पे चर्चा करनी है उन विषयों पे आता हूँ। सबसे पहले हम लोग का जो प्रयास रहता है कि इस पैनल में नए नए लोगों को जोड़ें, जानकारों को जोड़ें, जिससे हम लोगों को समाज को लाभ हो। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। एक मेहमान और जुड़ेंगे इसके बाद। डॉक्टर कविता विकास हैं। डॉक्टर कविता एक लेखिका भी हैं, शिक्षाविद हैं, साथ साथ अखबार में कॉलम लिखती हैं और अतिथि संपादक रही है प्रभात खबर साहित्य सोपान की, और अनेकों अखबारों में नियमित तौर पे ये स्तंभ लिखती रहती हैं। इनके दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी कविता पाठ होते रहते हैं, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रवीण सिंह जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण सिंह आर.एस. मोर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने पीएचडी की है और 25 सालों का इनका अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में। तो इन्होंने देश विदेश के कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में भ्रमण भी किया है। मेरे साथ जो हमारे जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं वो डॉक्टर प्रबोध पाठक है, रिटायर्ड एचओडी है आईएसएम के। इनके बारे में सब जानते हैं, हम लोग पहले कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, साथ साथ लगातार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो विषय है वो विषय ये है, हम लोग साहित्य पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो शिक्षाविद बैठे हैं, दोनों शिक्षाविद से कि क्या कारण है कि बिहार और झारखंड से न सिर्फ लेबर का माइग्रेंट होता है, स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड हो, यहाँ से बच्चों का भी माइग्रेंट होता है। उसके पीछे आज एक डाटा का अध्ययन कर रहा था, ये 2015-16 के डाटा है। उस डाटा में ये बताता है कि बिहार और में प्रति लाख आबादी पर 6 कॉलेज है और झारखंड में 7 है। कमोबेश एक जैसे हालत है, लेकिन अगर हम लोग टॉप हिंदुस्तान के राज्यों का आकलन अगर करें, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और तमिलनाडु का, तो यहाँ लगभग प्रति लाख 30 कॉलेजेस हैं। तो ये एक ऐसा डाटा है जो ये महसूस कराता है कहीं ना कहीं हम लोग हायर एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग बहुत पीछे हैं। इवन उत्तर प्रदेश में भी जो बहुत हाई डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है, वहाँ भी 20 से अधिक कॉलेज प्रति लाख है। ये डाटा इसलिए जरूरी था कि हम लोग लगातार इस बात की चर्चा की है कि हम लोग को ये जानना चाहिए कि आखिर हम लोग के यहाँ से जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उसके पीछे के रीजन क्या है। देखिए राजीव जी, जो आपने प्रश्न उठाया है उसमें एक चीज हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि कॉलेजों की कमी तो है, पर लाख पॉपुलेशन हमारे कॉलेजेस कम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो हायर एजुकेशन से बच्चे बाहर जाते हैं उनके दिमाग में एक और भी चीज़ चलती है, परसेप्शन। तो उनके दिमाग में ये चलता है कि हमारे कॉलेजेस की तुलना में जो आंध्रा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के कॉलेजेस हैं उनमें गुणवत्ता बेहतर है। ये परसेप्शन है, क्योंकि मेरा तो जो अध्ययन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे कॉलेजेस में जाते हैं जो हमारे कॉलेजेस के समकक्ष हैं, लेकिन ये दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमारे बच्चे बाहर के स्टेट्स में पढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि प्रोफेशनल कॉलेजेस, हालांकि इधर हालात कुछ बदले हैं और मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी वाइज भी हम लोगों को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इनका परसेप्शन, यानी इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बाहर पढ़ने से प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा है। अच्छा, वो भी एक चीज़ है कि जो रोज़गार की संभावनाएं हैं, बिहार और झारखंड के साथ ये एक दिक्कत है कि रोज़गार की संभावनाएं भी यहाँ कम हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि अगर हम बाहर के स्टेट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ से रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये जो डाटा है जिसके चलते बाहर के स्टेट्स को लाभ मिलता है कि वहाँ स्टूडेंट्स की संख्या अधिक होती है, और हमारे बिहार और झारखंड के
स्टूडेंट ही जो वहाँ जाके पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी बड़ी इकोनॉमी जो है वो दूसरे राज्यों की ओर जा रही है। हाँ, जाती है। हम आज से मैं आपको 10-12 साल या बल्कि 15 साल पहले का आंकड़ा देता हूँ कि उस वक्त का आकलन था कि कोई 3,000 करोड़ सालाना हमारे यहाँ से रेवेन्यू बाहर जाता था केवल हायर एजुकेशन के मद में। तो आज तो जाहिर है और भी ज़्यादा जा रहा होगा। डॉक्टर प्रवीण सिंह, आप जुड़े हुए हैं। आप कॉलेज गोविंदपुर में काफ़ी पुराने कॉलेज है और हम लोग बचपन से देखते आए हैं। 1984 में भी हम लोग देखते थे। आर एस मोर कॉलेज का एक अच्छा नाम था। आज की शिक्षा पद्धति में उस समय से अंतर क्या आया है? साथ ही साथ धनबाद के संदर्भ में देखें तो ये जो मानसिकता लोगों के मन में, जो डॉक्टर पाठक भी जाहिर कर रहे थे, मैं भी जो डाटा देख रहा था उससे ये महसूस होता था, प्रवीण यहाँ से जी, बच्चे बाहर जा रहे हैं। एक मिनट राजीव जी, प्रवीण उसमें एक अच्छा अध्याय जोड़ सकते हैं क्योंकि ये खुद ही दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़े हैं। जी, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय, ये भी हमें जानना थोड़ा सा लाभ पहुंचाएगा। जी प्रवीण जी। जी, नमस्कार आप सभी लोगों को। जी नमस्ते। और ये इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो क्वेश्चन राजीव जी ने आज पूछा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर ये बातें सरकार तक पहुँचें और तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। द एक्चुअल पोजीशन इज़ कि क्यों यहाँ से लोग पलायन करते हैं, क्यों दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो मामला बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो या बीएचयू हो, कोलकाता यूनिवर्सिटी हो, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, जितने भी अच्छे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, अगर हम उन्हें कंपेयर करते हैं अपने बिहार झारखंड के कॉलेजेस से, अब तो मेरा यहाँ 25 इयर्स हो गया पढ़ते हुए, और शिक्षा तो मैंने ग्रेजुएशन या +2 ऑनवर्ड्स ही मैंने दिल्ली में ग्रहण किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो इट वाज सच ए डिफरेंट सिचुएशन। मुझे लग ही नहीं रहा था कि हायर एजुकेशन की ये ऐसी स्थिति भी हो सकती है जो मैंने यहाँ देखा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर, जिसके लिए आजकल आए दिन अब देखा जा रहा है कि नैक के ग्रेडिंग के लिए सरकार भी बहुत कुछ मदद कर रही है। एचआरडी से बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। लेकिन पहले कुछ समय तक मैंने ये स्थिति नहीं देखी थी। ये मुझे लग रहा है 2000 ऑनवर्ड्स ये कुछ सुधार आया है। अन्यथा पहले तो 50,000 के लिए भी, कुछ 2-4 लाख के लिए भी कॉलेज तरसते थे और उन्हें पैसे नहीं मिलते थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब तो पीके राय कॉलेज में था मैं, तो वहाँ 37 करोड़ रुपए हमें मिले एचआरडी से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। अभी आरएस मोर के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारा प्लानिंग स्ट्रीमलाइन में है और बहुत कुछ हो रहा है। तो इसका मैं मुख्य कारण ये कहना चाह रहा हूँ कि नैक के कारण ये हो रहा है। जब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा ग्रेडिंग देना शुरू किया गया, तब सरकारों को ये पता चला कि हमारे कॉलेज किस स्थिति में है और इन्हें बी और सी और डी ग्रेड ना मिले, ए ग्रेड मिल सके, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैंने तो यही देखा है कि अच्छी शिक्षा के स्तर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और यूजीसी का जो नॉर्म्स है कि पर 20-25 स्टूडेंट्स आपको एक टीचर होने चाहिए, उस मापदंड को अगर हम नहीं भी मीट कर सकें तो थोड़ा और इम्प्रूव करें तो भी बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा कहाँ से। सबसे बड़ी बात यह है। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट टीचर रेशियो इतना बुरे हालत में है। तो सिर्फ हमें अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर ध्यान सरकार देगी कि किस तरीके से हम एनरोलमेंट बढ़ाएं, तो काम नहीं बन सकता है। किस तरीके से हम हायर एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करके, इम्प्रूव करके और एक अपर प्लेटफॉर्म पर ले जा सके ताकि हम हमारे इंस्टीट्यूशंस भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ सकें। अगर जिसे मौका मिलेगा तो वो अच्छे संस्थान में क्यों नहीं पढ़ेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो आप कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल वगैरह स्टेट्स में आप देखिए, महाराष्ट्र में इतने सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं कि लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ संस्थाएं भी बहुत कम है टेक्निकल दृष्टि से अगर हम देखें तो सबको बाहर जाना ही पड़ता है, तो नेचुरली हमारे सारे जो इकोनॉमी है वो उधर शिफ्ट हो जाती है। ये बहुत आवश्यक है कि सरकार को ध्यान देना पड़ेगा उच्च शिक्षा की ओर, और हमारे स्तर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ के टीचिंग कम्युनिटी को और ज़्यादा सुविधाएं देनी होंगी ताकि लोग शिक्षण की ओर आकर्षित हों। क्यों बिहार और झारखंड, उड़ीसा के स्टेट्स, यूपी के बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें? मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस वगैरह सब कुछ क्वालिफाई किया हुआ है, और मैं जानता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो अच्छा कर रहे हैं वो सब बिहार झारखंड के हैं। ये मैंने खुद देखा है। सारे सब्जेक्ट्स के टॉपर्स वगैरह आप देखें, यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो बिहार झारखंड यूपी के स्टूडेंट्स कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। वही बच्चे यहाँ रहकर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने शिक्षा का वैसा माहौल ही नहीं बनाया है, यहाँ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। यहाँ पर और भी आवश्यकता है हमें अपने शिक्षण कार्य को और अच्छी तरीके से मजबूत और सुदृढ़ करने की। हमें फैसिलिटीज देने होंगे स्टूडेंट्स को, उन्हें जागरूक करना होगा। ये आपका कंपटीशन आसपास के कॉलेजेस के साथ नहीं है, नेशनल लेवल से है। अगर नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, तो उसमें कंपटीशन आपका बिहार झारखंड के अंदर के कॉलेजेस के बच्चों के साथ नहीं है, वो नेशनल लेवल के बच्चों के साथ से। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, अच्छे यूनिवर्सिटीज से है। तो वहाँ के बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, अगर उतनी सुविधाएं हमारे यहाँ के बच्चों को भी मिलें तो ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कोई कारण ही नहीं बनेगा कि ये दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाएं। और बाकी तो एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि कोई भी व्यक्ति यही चाहता है कि अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़े। मैं क्यों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, और मैं क्यों MIT गया, और क्यों मैं ऑक्सफोर्ड गया, क्यों शेफील्ड गया? सिंपल कारण था कि हर व्यक्ति को अपना प्रोस्पेक्ट्स इम्प्रूव करना है, तो अच्छे से अच्छे संस्थान में जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई चोज दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसी तरीके से जब मुझे 3 साल ग्रेजुएशन करना ही है और मेरे अंदर अगर क्षमता है, तो मैं अच्छे यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं करूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज्ञान हासिल हो सके, ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। यही कारण है कि बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर कविता विकास जी को मैं साहित्य और लेखन के चर्चा में लेके आ गया हूँ कि हम लोग को इस क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी अधिक संभावना है। ये बिहार और झारखंड हिंदी पट्टी है, और आप लगातार संपादकीय और कविता और लेखन के माध्यम से लगातार लोगों से जुड़ी रहती हैं। तो कविता जी, आप ये जो हालात हैं, जो धनबाद जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्यक्रम साहित्य के नहीं होते हैं, लेखन के नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं है, तो यहाँ उसके बावजूद भी आपने अपना स्थान बनाया है और आज आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो धनबाद अभी जो कोरोना काल में है, साहित्य के ऊपर में, अध्ययन के ऊपर में तो समय काफ़ी मिल रहा होगा, तो धनबाद में साहित्य और लेखन बढ़े, इसके लिए आप क्या प्रयास, आगे आपके मन में क्या चलता है कि आप कौन सा ऐसा प्रयास करेंगे जिससे इस पे थोड़ा सा लोगों का फोकस आए, लोग इस पे आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं। जी, साहित्य और लेखन ये तो शिक्षा से जुड़ा हुआ एक विधा है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में, हमारे राज्यों में, खासकर झारखंड और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कम है एजुकेशन के क्षेत्र में। एजुकेशन तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा फंड एलोकेशन जो सबसे कम होता है वो एजुकेशन में होता है। ये एक विडंबना है। और अब आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि क्योंकि शिक्षा पे चर्चा चल रही थी, तो यहाँ की एक मानसिकता भी है कि जिसे कहीं कुछ काम नहीं मिलता है वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये मानसिकता को हमें दूर करनी होगी, और इस मानसिकता को हम दूर कैसे कर सकते हैं, यही साहित्य का इम्पोर्टेंस है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कॉलेज रखते, अच्छी शिक्षण व्यवस्था रहती, तो हो सकता है कि जो बच्चे अभी बाहर पलायन कर रहे हैं वो नहीं चाहते, वो अपने ही स्टेट में रहते, यहीं पढ़ते और अपने स्टेट के लिए बेटर करते। अभी बाहर जाकर बच्चे क्या कर रहे हैं, सब तो फॉरेन चले जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी वहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स है, जो हमारे देश में या हमारे राज्य में आना चाहते हैं, क्योंकि उनका समय से प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, उनको समय से जो
इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उसका रिटर्न नहीं मिलता है तो वो आने से घबराते हैं। तो ये एक सामाजिक मुद्दा होना चाहिए और सामूहिक तौर पे इसको समझना चाहिए कि अगर हमारे भी राज्य में एजुकेशन का स्तर अच्छा रहता तो हमारे बच्चे यहीं रहते। और जो आपने कहा कि अभी कोरोना काल में बच्चे वापस आए हैं तो जाहिर सी बात है उनको यहाँ पर रहकर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा के साथ साथ अपना भी जो कैरियर था उसको बढ़ाने का मौका मिलता। और जी जी बोलिए। एक आपसे आप लगातार लिखती हैं और आपका काव्य कविता भी, आप ऐसी कोई कविता जो इस काल में सुनाई जा सके, लोगों को एक संदेश दे सके, आप ऐसी कोई कविता अगर बताएंगी तो मुझे लगता है कि लोग इससे और प्रेरित होंगे। और हम लोग जो लगातार प्रयास करते हैं कि लोग अपने जड़ से जुड़ के रहें, तो मुझे लगता है उसमें काफी लाभ होगा। जी कुछ पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। ये बिल्कुल इसी दौर अभी 2-4 दिन पहले की ही लिखी हुई है और ये साहित्य निर्देश एक साहित्यिक पत्रिका है जिसमें छप चुकी है। सुनिएगा। मन में डर न घरने दो, मन में डर न घरने दो, आस कभी न बिखरने दो। मन में डर न घरने दो, आस कभी न बिखरने दो। माना कि वक्त भारी है, सहमी सी गलियारी है, असमय ही जो छोड़ गए, दुख उनका भी तारी है। अवसाद हिय न धरने दो, आंसू जरा न झरने दो। जिस पर वश हमारा नहीं, उस पर गम गवारा नहीं। दवा दुआ काम न आई, कोई और चारा नहीं। विवेक कभी न मरने दो, विह्वलता न ठहरने दो। मन में डर न धरने दो, आस कभी न बिखरने दो। यह दौर भी टल जाएगा, हंसता हुआ कल आएगा। जिनका साथ यहीं तक था, जिनका साथ यहीं तक था, क्योंकि हमने बहुतों को खोया है अपनों को। तो यह दौर भी टल जाएगा, हंसता हुआ कल आएगा। जिनका साथ यहीं तक था, उनका विरह खल जाएगा। फिर भी दुख न उभरने दो, बुरी सोच न संवरने दो। जिंदगी गति का नाम है, जिंदगी गति का नाम है, मौत का निश्चित काम है। तुम यह फलसफा समझ लो, तुम यह फलसफा समझ लो। सुबह ही लाती शाम है, संशय कहीं न भरने दो। पास तिमिर न विचरने दो, मन में डर न घरने दो। निकले हैं, आप लोग सब जुड़े, इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े हुए हैं। आज ये 1 महीना पूरा हो चुका है। हम लोग प्रयास करेंगे कार्यक्रम जारी रहे, लेकिन ये हमारा फील्ड नहीं है। मैं फिर बता दूं, हम लोग प्रयास फिर भी जारी रखेंगे। डॉक्टर पाठक इसमें एक्सपर्ट कमेंट के तौर पे जुड़ते हैं और उनका एक्सपर्ट कमेंट जो है हम लोग को लगातार प्रेरणा देता है, उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करता हूँ।